जेई मेन 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2026 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। सो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इन एसी सीरीज सर्किट जिसमें सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, इंडक्टिव रिएक्टेंस 80 ओम इज आल्सो गिवन, सोर्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फाइंड द पावर फैक्टर। सो ये जो कोई आपका सर्किट है यहाँ पे, इट इज सीरीज आरएलसी सर्किट है। ओके, सो उसमें जो इम्पीडेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आर स्क्वेयर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वेयर। ओके, so R is here 80, so it is 80 square plus XL is also 80 square, so you will get 80 on root 2. Okay, so that is 80 on root 2 ohm. Okay, so what is power factor? Power factor is simply cos of angle phi, that is simply ratio of these two, resistance to impedance. So cos phi is equal to 80 upon 80 root 2. 80 will get cancelled and you will get power factor is 1 by root 2. Option 1 is the correct option. Okay, so let me move on to the next question, and question is like that है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, मतलब ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ठीक है जी, तो डायमेंशन ए इंटू बी के निकालने हैं। एक्स पोजीशन है, तो इसका मतलब एक्स यदि पोजीशन है तो बी के डायमेंशन किसके इक्वल होंगे? एक्स के। तो बी के डायमेंशन तो मेरे को लग गए पता, एक्स के डायमेंशन क्या होंगे? पोजीशन है तो लेंथ होगा। ठीक है, अब आपका ये बचा, देखो तो इसका मतलब ये बचा एरिया, एक्स के डायमेंशंस किसके हैं? एल के, और इसके मैंने निकाली है सारी जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है इसके होंगे एल, सो म्यू इंटू एल हो गया ये, सो म्यू इंटू एल। तो यहाँ से ये निकाल लीजिए। सो ये बन गया आपके पास म्यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी mL2T-2 इंटू एल। ठीक है, और ये जो आपका ये नीचे आ गया अंडर रूट एल। ठीक है, तो आपके पास बन गए mL2T-2 और ये बन गया आपके पास अंडर रूट एल, मतलब एल की पावर कितनी बन गई? हाफ। 1 - हाफ ही होता है। सो जी ये बन गया mL2 2 प्लस हाफ 5/2। ठीक है, तो आ गया T-2। तो ये होंगे डायमेंशंस ए के। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके ए के। अब ये पूछ रहा है कि ए इंटू बी निकालिए। सो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए की क्या है? एल, तो इसमें एक एल और ऐड हो जाएगा, तो बन गया आपके पास एल इंटू एम। ये आपका बी है, बी सॉरी ये बी के डायमेंशंस हैं, ये है आपके ए के डायमेंशन, इनको लिख देते हैं। तो बन गया mL 5/2 T-2 और आगे बी के डायमेंशंस किसके इक्वल है? एल के। सो ये आ गया, सो बन गया एम, और आपके पास ये पावर बन जाएगी, एक और एल आ गया यहाँ पे, और ये बन जाएगी आपके पास 5/2 हो गया 2.5, 2.5 में एक ऐड हुआ तो हो गया 3.5, और आगे आ गया T-2। तो ये आएगा ए इंटू बी के जो डायमेंशंस हैं वो आ जाएंगे आपके ऑप्शन 3। सो जी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ मास एम, इसको रिलीज किया गया, इसको रिलीज किया गया यहाँ से इस पॉइंट से। ओके, a block of mass m is released from height h. Okay, this height is h on smooth plane. ठीक है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब if normal force on the top of the circular part is 3 mg। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, जो नॉर्मल फोर्स है इसकी मास के ऊपर वो क्या है? 3 mg है। ठीक है, सो आपको पता है कि इसका वेट भी इस तरफ ही होगा mg, और एक नॉर्मल फोर्स भी इधर ही होगा, और ये दोनों मिलके इसको घुमा देंगे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बन जाएंगे। तो n+mg जो है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को b बोल देते हैं और इसको हम a बोल देते हैं। तो n+mg जो है वो किसका सोर्स बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है जी, रेडियस r है, तो n इज गिवन, नॉर्मल रिएक्शन इज गिवन 3 mg, सो इट इज 3 mg प्लस mg। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू mv²/r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से 4 mg हो गया आपके पास mv²/r। ओके, सो यदि हम बात करें तो m विल गेट कैंसिल, सो v² यहाँ से हो गया 4gr, है ना, 4gr ये आ गया। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात की आप कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो, जो इनिशियल टोटल एनर्जी होगी एट पॉइंट ए पे, तो वो होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट बी है
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए है, ठीक है। सो भाई यहाँ पे हाइट h है इस मास का, तो म्यू ए तो हो गया एम जी एच, बिल्कुल ठीक। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ये यहाँ से हमने रिलीज़ किया है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगी पॉइंट ए पे। और यहाँ जो इसने हाइट अटेन करी है, ये टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितनी है, रेडियस आर है, ये भी आ रही है, तो कितनी बन गई 2r। सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हो जाएगी एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2r, बिल्कुल ठीक। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी, यदि यहाँ b बोल देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ b बोली है मैंने, ये लिखी है पहले भी, तो ये आएगा आपके पास हाफ एम वी स्क्वेयर। तो भी बन गया एम जी एच इज इक्वल टू 2mgr प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से भर दो 4gr। आप देख लेते हैं कितना आता है ये। सो ये 2 जा हो गया 4। सो यहाँ से आ गए एम जी एच इज इक्वल टू 2mgr प्लस 2mgr, ठीक है जी। सो जी एम जी तो कट गया यहाँ से, सो एच जी बचा फिर, तो एच 2r प्लस 2r कितना होता है 4r, 2r ये बचा 2r ये बचा 4r। तो ये पूछा इसने, हाइट एच ही पूछी थी, तो हाइट एच जो है ये कितनी है 4r होगी ये, ठीक है जी, ऑप्शन 2 होगा इसका। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस दिस मच, इतनी। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग पे, वो आ जाएगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि यूनिफॉर्म हो, आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो होती है चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ में सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी पाई आर। तो यहाँ से क्यू हो जाएगा, हाँ क्यू कितना लैम्डा हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर, यहाँ पुट कर दो। सो ये बन गया क्यू अपॉन पाई आर, और ये बन गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है जी। अभी पूछ रहा है कि चार्ज निकालना, जैसे क्यू निकाल लीजिए। सो क्यू यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर हो गया, ये पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और आ गया आर स्क्वायर हो गया, और ये ई भी यहाँ पे आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई आंसर में नहीं है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लगभग, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 का स्क्वायर इंटू कितना भाई 0.1 का स्क्वायर जो है ना, इसको मैं 0.1 इंटू 0.1 ही लिख देता हूँ, इंटू ई की वैल्यू एस आई में दी हुई है 100, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ से देखूँ तो ये आ गया 20 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया 1/10, 1/100 आ गया है, और ये 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये 20 एप्सिलॉन नॉट आंसर होना चाहिए सेकंड, ठीक है जी, आसान ही था, फॉर्मूला बेस्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि, देखिए पॉइंट चार्ज Q3 कूलम है, इसको प्लेस किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, x1 y1 z1, x2 y2 z2 पे इसको ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दी जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी, तो सिंपल आपका जो फॉर्मूला रहता है Q इंटू क्या होता है वो E डॉट डी एल है ना, ये आ गया डी आर, ठीक है जी, ये लगेगा इसमें, तो लिमिट देख लेंगे फिर आप, ठीक है, जो वर्क होता है W है ये। तो यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, W इज इक्वल टू क्यू इज़ 3, और फिर ये यहाँ पे बिकॉज E की वैल्यू यदि मैं पुट करता हूँ, तो E की वैल्यू ये है आपकी क्या है 2xi कैप प्लस 3y स्क्वेयर जे कैप प्लस 4k, ये आ गया E की वैल्यू, ये लो जी E की वैल्यू आ गई, और आगे डी आर की वैल्यू, तो डी आर की वैल्यू होती है आपको पता है dxi कैप प्लस dy जे कैप प्लस tz k कैप, तो ये आपका आ गया डी आर, ठीक है जी, और ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ बीच में, ठीक है, कैप है यहाँ पे जे कैप के कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको यदि हम सॉल्व करते हैं ना,
तो आपके पास क्या बन जाएगा 3, हाँ, और लिमिट फिर लगाते हैं आगे तो बन जाएगा देखो, हाँ डॉट प्रोडक्ट, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में 2x dx आई डॉट आई वन होता है, तो बन गया 2x dx आई डॉट आई वन हो गया। और आगे क्या बना ये +3 बाई स्क्वेयर जे डॉट जे वन हो गया, आगे डी वाई +4, हाँ जी 4, और आगे बचा आपका डी जेड 1 और के डॉट के 1 हो गया, ठीक है 4 के है यहाँ पे और यहाँ डी जेड, ठीक है जी, वो भी एक बात बन गई आपकी। अब आपने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपने बड़े ध्यान से कहाँ ले गए वो है बात। यहाँ देखो ये है, फिर आपका ये है, और फिर आपका इंटीग्रेशन 4 बार आ गया तो ये है। तो भी ये देखो इसको ले गए आप x1 0 से x2 2 तक, तो x1 नीचे कोऑर्डिनेट होगा, x2 ऊपर होगा, तो ये आ गया 0 से लेके कहाँ तक गए 2 तक, 0 से 2, बिल्कुल ठीक। अगले में ले गए बाई 1 से बाई 2, तो -2 से 1, -2 से 1, ठीक है। अगले में -5 से जेड कोऑर्डिनेट 3, ये और ये क्लोज, तो ये बन गया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो w इक्वल टू 3, ये बन गया 2, ये बन गया एक्स स्क्वेयर, आ गया 2 बाहर को, और ये जो लिमिट है आपका ये आ गया ऐसे, ठीक है जी, प्लस ये 3 आ गया बाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन बाई अपॉन 3 आ गया बाहर को, और ये आपके लिमिट जो है वो चले गए लास्ट में ऐसे -2 से लेके 1, बिल्कुल ठीक। ये आ गया 4, और इसका करके आ गया जेड डी जेड की इंटीग्रेशन जेड डी तो होती है, तो लिमिट आ गए लास्ट में, लिमिट थे -5 से 3, और फिर ये आ गया क्लोज। इसको देख लेते हैं। सो w इक्वल टू 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2 भरेंगे पहले, तो 2 भरो यहाँ, तो बन गया 2 का स्क्वायर 4 -0 प्लस यहाँ पहले 1 भरो, 1 की पावर 3 1 ही हो गया, फिर माइनस लगा के -2 की पावर 3 भरोगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस पहले भी है तो +8 हो गया, +4 3 4 है, और इसे मल्टीप्लाई भी करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू पहले जेड की जगह 3 भरोगे, फिर +5 हो जाएगा नीचे ना, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कितना आता है भाई। तो जी w आ गया 4 + 8, एक 9 हो गया, +12, और इसको लिख सकते हैं 5 3 8 चौके 32, ये आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई भी है। सो जी आ गया आपके पास 9 13, 32 और 13 कितने होते हैं, 32 और 13 45, तो 3 गुना 45 आ गया, फिर आ गया 135 जूल वर्क, बिल्कुल ठीक। तो 135 जूल जो है वो वर्क होगा इस केस में, ये वाला क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे। अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी आई नॉट की जब इस पोलराइजर पे पड़ेगी तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा पे पड़ रही है और थीटा आपने निकालना है, तो इसके लिए जो एनालाइजर है, दिस इज पोलराइजर, ठीक है जी, दिस इज एनालाइजर, एनालाइज करेगा लाइट को, ठीक है। तो जी यहाँ से बड़े ध्यान से देखो आप, तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होती है मेलस लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या फॉर्मूला रहता है यहाँ से, तो ये रहता है कि आई जो यहाँ से निकलेगी, आई डैश आई बोल दो इसको, तो आई इज इक्वल टू ये जो यहाँ पड़ी इसके ऊपर जो पड़ी आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो जी यहाँ से जो निकली ये जो आई है ये 3 आई नॉट अपॉन 8 लिख दो, यहाँ जो ट्रांसमिट हुई वो ये हुई, तो 2 से कट गया 4, तो आई नॉट से आई नॉट भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो ये बचा आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना डिग्री होता है ये √3/2 30 डिग्री। सो थीटा कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री, तो जो एंगल है 30 डिग्री होगा भाई, फोर्थ ऑप्शन। मेलस लॉ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बार बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है जिसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और ये देखिए आप यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका g/2 दिया हुआ है सारे सिस्टम का, ठीक है। मतलब वो रहा है कि लीस्ट वैल्यू बताओ म्यू की कि सारा सिस्टम इकट्ठा मूव करे, स्लिप ना हो, ठीक है, मूव करे टुगेदर विदाउट स्लिपिंग।
तभी जब ये इस तरफ मूव करेगा, आप ऑब्जर्वर को बिठा दो यहाँ कहीं, इस सिस्टम में बिठा देते हैं ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर बैठ गया, ठीक है जी। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया। अब ऑब्जर्वर आपको मतलब इस चीज़ को आपने एनालाइज करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम है, देखिए एक्सेलरेशन दी हुआ g/2। अब जितने भी यहाँ मूवमेंट होगी कुछ, तो इस ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व होगी, कि कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये उस फ्रेम पे बैठा हुआ है, ठीक है। सो यदि यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, फिर मतलब यदि सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड को, तो सूडो फोर्स उसके अपोजिट आएगा, ठीक है, पहली बात। अब इसके लिए आप FBD बनाएंगे, फिर इसके लिए FBD बनाएंगे, सिंपल। तो सूडो फोर्स इस पे आएगा, इस तरफ को, बिल्कुल उसके अपोजिट, जिस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसको मैं बोल देता हूँ FP बोल देता हूँ, सूडो फोर्स, ये कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर भी सूडो फोर्स आएगा, तो वो इस तरफ को ही आएगा, FP, पहली बात ये हो गई। अब यदि मैं इसकी डायग्राम देखता हूँ, इस मास की सेकंड वाले की, ये जो है आपका, तो ये मैं यहाँ बना देता हूँ इसको ऐसे। तो ये 1.5 kg का मास है। तो पहली बात, इसको एक तो नीचे की तरफ लगना है फोर्स, इसको मैं M1 बोल देता हूँ और इसको मैं M2 बोल देता हूँ फिलहाल। तो यदि M2 है, तो M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में कितने फोर्स एक्ट होंगे टोटली, ये देखना है मेरे को अब, ठीक है। तो ये है आपका M2। तो एक तो हो गया नीचे को, इसका वेट M2g, ठीक है। ये दीवार है एक्चुअली, तो दीवार का नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, R बोल दिया मैंने, ठीक है। और जो दूसरी बात है कि जो आपका सूडो फोर्स है, वो तो मैंने बताया कि वो इस तरफ आएगा, FP, ठीक है। और एक ये, यदि ये सिस्टम राइट साइड को मूव करेगा, तो ये स्लिप ना हो, ठीक है। तो राइट साइड को ये मूव ना करें, ये भी और ये भी, दोनों मासेस, ठीक है। तो राइट साइड का मतलब यदि राइट को मूव करेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, तो फ्रिक्शन इसके लिए ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, बिल्कुल ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पे आएगा, वो ऐसे आएगा ऊपर को सतह से, ये फ्रिक्शन, F बोल देता हूँ। और एक इसमें नॉर्मल, इसमें टेंशन भी आएगा, तो इसको मैं T बोल देता हूँ। तो भाई इतने फोर्सेस एक्ट हुए मास M2 पे, देख लो, चेक कर लो। एक तो टेंशन आ गई इस स्ट्रिंग में, एक ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया इस बॉल का, ठीक है। और दूसरा आपका एक वेट आ गया इसका नीचे को, और एक सूडो फोर्स आ गया, ताकि इस ऑब्जर्वर को लगे कि, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए कुछ भी मूव नहीं करेगा ये जो, यदि बिकॉज ये उसी सिस्टम में बैठा हुआ है, उसी पे बैठा हुआ है ये, मतलब इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फिर उसको ये ना लगे कुछ भी मूव करता हुआ, तो फिर जो जिस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है उतना ही सूडो फोर्स उसके अपोजिट एक्ट होगा, ठीक है जी। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो, ये होगी बात। दूसरी बात, इसकी बात कर लेते हैं M1 की। तो M1 के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो लग रहे हैं आपके, यहाँ बना देते हैं M1, ये है M1, बिल्कुल ठीक। तो जी M1 तो इस तरफ तो टेंशन होगा, मास से अबे होता तुम्हें पता ही है। और यदि ये राइट की तरफ मूव करेगा, तो फिर फ्रिक्शन आएगा इस तरफ को, फ्रिक्शन को मैं F बोल रहे हैं। और इस तरफ कोई कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको सूडो फोर्स, FP बोल दिया उसको हमने। तो ये वाले फोर्सेस इस पे एक्ट होने हैं, ठीक है। अब इक्वेशन लिख दो और काम हो गया। अब यदि हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा टेंशन T इक्वल टू, हाँ जी, F प्लस FP, दिस इज फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू, हाँ, फ्रिक्शन म्यू आर, है ना। सो यदि हम बात करें, तो ये बन गया आपके पास, यहाँ पे हम ले लेंगे सूडो फोर्स ही होगा M में, मतलब M1A की वैल्यू होगी G/2, ये आ गया, ठीक है जी। ठीक है। सो ये इसके लिए भी देख लेते हैं, फिर आगे इसके लिए भी।
सो इसमें यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखो ये म्यू आर होता है ना, तो यहाँ पे आर हो जाएगा आपके पास, यदि इसको हमने M1 बोला था साइड में लिख दो, तो इसका नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा M1G और उसके अपोजिट आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया R। ठीक है जी, नॉर्मल रिएक्शन N बोल दो, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन होता है म्यू आर म्यू एन मतलब, ठीक है। सो यहाँ से यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो T इज इक्वल टू म्यू और नॉर्मल फोर्स होगा वो M1G होगा, ठीक है। M1 कितना है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू जी प्लस M1G अपॉन 2, तो ये आ गया। तो यहाँ से यदि इसको मैं देखूँ तो ये आ गया म्यू, तो आ गया जी की वैल्यू 10 20 प्लस ये आ गया 10 अपॉन 2 है ना, M1G अपॉन 2 है ना, ये तो ये हो गया 5 M1 और M1 कितना है, M1 है 2, तो ये आ गया आपके पास। तो T आ गया यहाँ से 20 म्यू प्लस 10, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं इसको, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये हो रहा है भाई यहाँ देखना जब ध्यान से, M2G, हाँ तो M2G है वो हो जाएगा, हाँ जी T, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शन, ये आ गया। ये T प्लस F पहले लिख दो, जो T मेरे को निकालना है, तो T प्लस F, T ऊपर को F भी ऊपर को और नीचे कौन बैलेंस हो रहा है, ये M2G, ठीक है जी। अभी T जो है ये इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से M2G माइनस F, ठीक है जी। तो T हो जाएगा यहाँ से M2 कितना है, M2 है 1.5। सो इसको चलो बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लो आप, माइनस F फ्रिक्शनल फोर्स म्यू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ R है और R किसको बैलेंस कर रहा है, सूडो फोर्स को, तो हो गया FP सूडो फोर्स। तो आ जाएगा T इक्वल टू M2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 माइनस म्यू और सूडो फोर्स की वैल्यू मैंने तो यहाँ बताई थी, ये M2 इस पे भी लगेगा तो M2G/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस M2 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 अपॉन 2, तो आ जाएगा T इज इक्वल टू 15 माइनस कितना है ये 5 15 5 75 7.5 म्यू, तो वही आ गया। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा देता हूँ, तो मतलब टेंशन है इक्वेट कर दो आंसर आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू विल गेट ये 20 प्लस म्यू प्लस 10 इज इक्वल टू 15 माइनस 7.5 म्यू, इसको इधर ले आओ तो ये बन गया आपके पास 27.5 म्यू, और ये 10 पर चला गया तो ये बन गया आपके पास 15 माइनस 10 5, सो म्यू इज इक्वल टू 5 बटे 27.5, 10 चला गया ऊपर को, 5 का पढ़ना पड़ देते हैं, 5 एकम 5 हो गया, 5 5 25 2 5 5 25 5 दूनी 10 11 5 55 2/11 आंसर होगा म्यू का। यदि इसको इकट्ठा मूव करना है विदाउट स्लिपिंग तो फिर म्यू की जो वैल्यू है इस म्यू की वो होनी चाहिए 2/11, ऑप्शन 1, तो ये था जी। ठीक है जी। सो इस पे लगे थे आपके FBD, जब मैंने इसका बनाया तो इसके ऊपर टोटल फोर्सेस लगे थे 5, नॉर्मल रिएक्शन दीवार का, इसका अपना वेट, टेंशन स्ट्रिंग में, सूडो फोर्स लेफ्ट साइड को और फ्रिक्शन ऊपर को, ठीक है। और इसमें लगे थे 4 फोर्सेस, ये एक टेंशन तो होगी इस तरफ ही, मास से भी होती है हमेशा, और वेट नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, और इस तरफ लग रहा है सूडो फोर्स, और यदि इस तरफ मूव करेगा तो इस तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा, तो इसमें भी टोटल 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी टोटल 5 ही हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो इस क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन ये आया है भी है ना, कि लगभग रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डाटा बदल के, कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, a small cubical region of side 1 millimeter is placed at the center of a current carrying circular loop of radius this much. Find the magnetic energy stored in the cube.
अच्छा, मतलब एक करंट कैरिंग ऐसे एक लूप है, ठीक है। तो यदि एक करंट कैरिंग लूप है तो ये आ गया। तो इसके सेंटर में एक क्यूबिकल शेप की यहाँ पे एक वो रखी हुई है आपने, ये सेंटर पे, ठीक है जी। और इसका जो रेडियस है वो ए है 1 मीटर लूप का, और करंट इसमें चल रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। और रीजन जो आपने क्यूबिकल रीजन है अंदर, जो अंदर क्यूबिकल रीजन आपको दिख रहा है, उसका जो साइड है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर है, 1 mm, ठीक है जी। तो ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितनी होगी इस क्यूब में, मैग्नेटिक एनर्जी क्यूब में कितनी स्टोर होगी इसमें। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है जी हाफ 1/μ0 b², बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो यदि हम यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें वो होती है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम पर तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो जी ये आ गया b² और ये आ गया वॉल्यूम इधर, वॉल्यूम किसका जो सेंटर पे रखा है, कौन रखा है, क्यूब, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैग्नेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं तो ये आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लो, बस हो गया 1/μ0। अब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर में कितना होता है, वो होता है μ0/2, हाँ जी, I × A। अब इसका स्क्वायर है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये वाली। और वॉल्यूम जो सेंटर पे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L³, उसकी एल साइड यदि एल है तो हो जाएगा L³ है ना। तो ये बन गया फॉर्मूला करने के लिए। तो जी आपके पास आ जाएगा हाफ 1/μ0, और यहाँ μ0 लिख दो ऐसे ही। करंट कितना एम्पियर था, ये था करंट 1 एम्पियर, 1/2 × A की वैल्यू रेडियस की वैल्यू थी 1 मीटर लो, इसका आगे स्क्वायर, और लेंथ जो लेंथ थी वो थी 1 mm, ये लिखी थी मैंने ना, 1 mm ये लिया ऊपर। तो 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर और उसकी पावर 3, ये बन गया। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/2 1/μ0 हो गया μ0 का स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो गया 10⁻⁹, ठीक है जी। तो ये एक μ0 तो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो आपके पास बचा ये 10⁻⁹, और आगे क्या है आंसर्स में, π/2 भी है, पाई पाई हमारा यहाँ से गायब कर दिया था हमने, पाई भी रख रहा है ये। तो इसका फॉर्मूला पाई के रूप में लिखो, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास μ0/4π 2πi/A, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो μ/4π होता है 10⁻⁷, ठीक है। और आगे आ गया 2πi इज 1 एम्पियर एंड साइड इज आल्सो 1, रेडियस इज आल्सो 1 मीटर। सो ये आ गया। तो इसको मैं दोबारा देख लूँ कितना है, ये 1/2, बिकॉज आंसर में पाई है ना, ठीक कर रहे थे हम, लेकिन पाई चाहिए, तो पाई यहाँ से गायब नहीं करना है। तो देख लेते हैं क्या होता है इस पाई को, आंसर में पाई आ रहा है, ऑप्शन 2 π/2 बोल रहा है कुछ, यहाँ देख लेते हैं μ0। तो ये हो गया आपके पास 10⁻⁻, हो गया 14, ये 14 10⁻⁹ हो गया, और ये हो गया 4π², ठीक है, 4π², ओके। सो आ जाएगा π/2 10⁻⁻, कितना आया भाई, ये कहीं गलती की कर रहे हैं हम, कहीं गलती
तो यहाँ देखो ये आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 पाई 4 × 10⁻⁷ वैल्यू, ठीक है। 2 पाई आई 1 एम्पियर है और साइड जो है रेडियस है वो भी 1 मीटर है, तो 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ से म्यू नॉट गायब है, अच्छा म्यू नॉट गायब है, ठीक है। तो बात वही आ गई फिर। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं 1/2, ये 2 से बन गया 2, तो बन गया 1/μ0 2 पाई स्क्वायर 10⁻⁹ हो गया नहीं, हाँ 9 और ये हो गया 14 -23 हो गया। तो जी आ गया 2 पाई स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि जो होता है ना आपका μ0/4 पाई, ये हो गया 10⁻⁷, तो μ0 तो है ही नहीं आंसर में, तो μ0 कितना हो गया यहाँ से 4 पाई × 10⁻⁷। तो हम ठीक ही कर रहे थे पहले भी, चलो ठीक है। 2 पाई स्क्वायर और इस μ0 की जो वैल्यू है वो ये लिखनी है, तो हो जाएगा 1/4 पाई 10⁻⁷ 2 पाई स्क्वायर × 10⁻23। 1 पाई से अब 1 पाई कट गया, 2 से ये भी कट गया, 2 में 4, तो ये बना आपके पास π/2 बचा, और ये 7 फिर कम हो गया, तो ये 10⁻16 बचा, इतने जूल। π/2 10⁻16 सेकेंड ऑप्शन। घुमा दिया ऐसे कैलकुलेशन में, तो भी ऐसे करना है, आसान था ये भी। बस आपको पता चले कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड क्यूब में कितनी होगी जब बॉडी सेंटर पे रखे, तो सेंटर पे बॉडी में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो लग रही है इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो ये होती है। तो वैल्यू पुट कर दो। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा है, मैग्नेटिक एनर्जी पूछी है, तो मैं डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व भी करना था। तो अभी देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया है आपको, सो यहाँ रेयर से डेंसर जा रहा है सिस्टम, बिकॉज यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यहाँ काम में। सो रेयर से डेंसर वाला फॉर्मूला यदि मैं लिखूँ तो होता है -μ1/n1 n2 दिया जा रहा है, तो -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। तो भी n1 यहाँ 1 है, -1 म्यू की वैल्यू यहाँ 4r है, -4r प्लस n2 की वैल्यू 1.4 है, v पता करना है, और ये हो गया आपके पास 1.4 - 1 ये हो गया 0.4 रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही है, बस यहाँ से v निकालना है इन टर्म्स ऑफ r। सो आ गया आपके पास 1/4r प्लस से आ गया आपके पास 14/10 7/5 v इज इक्वल टू आ गया 4/10 2/5, और ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 7/5 v इज इक्वल टू 2/5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ सॉरी 1/r कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2/5 - 1/4, ये परे को चला गया भाई, ठीक है। तो यहाँ से 7/5 v इज इक्वल टू 20 आ गया एलसीएम, 8 - 5 आ गया ये, ठीक है जी। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 बिल्कुल ठीक। 7 इसको उलट करो, 5v/7 इज इक्वल टू 20/3, तो v इज इक्वल टू 20/3 और 7 ऊपर 5 नीचे, 5 चौके 20, सो v आ जाएगा आपके पास 2.5/3 और ठीक है। तो उसमें गड़बड़ तो नहीं है कहीं, बिल्ला डस्ट चेक थी गड़बड़। तो जी यहाँ से n1 है आपका 1 -4r भी ठीक है, यू नेगेटिव होता है, 2/v भी ठीक, 1.4 - 1 0.4 ही आएगा,
y4r आ गया, 14/10 7/5 बिल्कुल ठीक, 4/10 2/5 बिल्कुल ठीक, 7/5 भी यहाँ रह गया, और ये 1/r 2/5 माइनस 1/4 ठीक, 20 आ गया, और 5 चौके 8 माइनस 5 3/20, 20/3 हो गया ठीक है, 7/7 हो गया, तो v क्या हो गया यहाँ से, 7 तो ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और यहाँ 20/3 ठीक था, 5 चौके 20 28/3 ठीक लग रहा है अभी। सो यदि हम बात कर रहे हैं तो लीनियर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन पूछा है इसने, तो वो हो जाएगा आपके पास n1/n2 b/u, n1 1 है, n2 1.4 है, b हमने 28/3 r निकाला है, और u की वैल्यू जो है वो है 4r ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो u की वैल्यू है 4r, तो r से r कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास 14/10 इंटू बन गया 12, और यहाँ बचा 28, तो 14 एकम 14 14 दूने 28, तो ये बचा ऊपर 2 और ये 12, 2 छिक्के 12 ठीक है, तो 10/6 बचा ये, 2 पंजे 10 2 3 6 5/3 बिल्कुल ठीक। तो ये था भाई, इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला सेशन, ये वाला शिफ्ट ज़्यादा टफ नहीं था। रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, तो भाई बाल्मर सीरीज में सिंपली आपने ये फॉर्मूला तो लगाना, रेडबर्ग कांस्टेंट, ऑर्बिट नंबर लो और फिर अपर ठीक है, जो उसका स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है बाल्मर में सेकंड पे जंप होके आना है, तो भाई सेकंड तो ये तो सेम रहेगा, n1 की वैल्यू 2 होगी, फर्स्ट लाइन के लिए नियरेस्ट से जंप होना है, तो नियरेस्ट 2 के नियरेस्ट कौन होता है 3, तो n2 3 हो गया ठीक है, तो ये तो होगी बात तो फर्स्ट लाइन की। अब लैम्डा दूसरी लाइन की बात करते हैं, सेकंड लाइन की, तो दूसरी लेवल लैम्डा 2 आना तो जंप होके सेकंड पे ही है, लेकिन दूसरी लाइन के लिए कहाँ से आना है, तीसरे के बाद कौन सा आता है चौथा, 4 से आना है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r 1/4 माइनस 1/16, यहाँ भी कर लो, 1/λ1 इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ1 इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 9 चौके 36, 9 माइनस ये आ गया 9 माइनस 4 आ गया 5 ठीक है जी, यहाँ भी कर लो, 1/λ2 इज इक्वल टू r 4 चौके 16, ये आ गया 4 माइनस 1 मतलब आ गया 3/16, तो यहाँ से λ2 निकालूंगा यदि मैं तो हो जाएगा 16/3r, और यहाँ से λ1 निकालूंगा तो हो जाएगा 36/5r ठीक है जी। देयरफॉर रेशो ऑफ वेवलेंथ फर्स्ट लाइन का रेशो दूसरी के साथ ले लो, तो 36/5r डिवाइड करोगे तो 3r ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, 4 नया 36, 9 3 27/20 आंसर होगा, ये 27/20 होगा यहाँ ठीक है। तो ये था थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका, सिंपल था। तो जी आगे देख लेते हैं, जीनर डायोड पे भी क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है। तो बोल रहा है कि पावर ड्रॉन बाई रेजिस्टेंस इज 4 मिलीवाट, तो ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, 1 किलो ओम की। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला लगा दो, I²R इज इक्वल टू P, तो I² यहाँ से हो जाएगा P/R है ना, और इसको हो जाएगा अंडर रूट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P की इज गिवन 3 इंटू मिली 10⁻³ अपॉन R की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट, तो I हो जाएगा आपके पास तो ये आ गया आपके पास 10⁻⁻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 ⁻
6
ठीक है। थ्री नहीं 4 है, सॉरी 4 है यहाँ पे। सो 4 का रूट हो जाएगा 2 और हो जाएगा 10 पर -6, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 पर -3 है ना, तो हो जाएगा 2 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा भाई, मतलब 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा है इस रेजिस्टेंस में, ठीक है। 2 मिली एम्पियर आया इसकी तरफ और यहाँ से कितना आ रहा था टोटल 4, तो इस जंक्शन पे इस तरफ कितना गया 2 मिली एम्पियर, ठीक है। सो इसमें अब करंट पता लग गया और रेजिस्टेंस ये पता ही है, तो V निकाल लो, तो V हो जाएगा IR, I कितना है 2 मिली एम्पियर 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना है ये 1 किलो 1 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 वोल्ट, बिकॉज ये जीनो डायोड इसके पैरेलल में लगा है, तो इसके क्रॉस भी कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। अब ये पूछ कर रहा है RS की वैल्यू, तो यदि 2 वोल्ट यहाँ आ गया तो यहाँ से कितना चला था 5 वोल्ट, तो 2 वोल्ट यहाँ आ गया तो दोनों पैरेलल में इनमें सेम ही आएगा, तो 5 में से 2 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना ड्रॉप आया, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो यदि यहाँ 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है तो RS की वैल्यू क्या होगी, तो करंट भी पता है, RS इज इक्वल टू, हाँ जी इसको V डैश बोल दो, तो V डैश अपॉन B डैश अपॉन I ये वाला I, ये आई आपका 4, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 4 मिली एम्पियर, 4 10⁻3, तो जी आ जाएगा 3/4 गुणा ऊपर 1000 हो गया ना जाके, तो 4 एकम 4 और यह आ गया 250, तो यह आ गया 25 750 ओम होगा, ये आएगा चौथा। तो पहले आप इसमें देखो ना, आपको P और R दिए हुए हैं, ठीक है, तो R ये खुद है, P ये दिया ऊपर, तो I निकल गया यहाँ से, तो जैसे I निकला, तो I निकलने के बाद इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देख लो कितना आया 2 वोल्ट, ये निकाला मैंने। अब 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है, 2 ड्रॉप ही जीनर डायोड के क्रॉस आएगा बिकॉज पैरेलल में है, तो 2 वोल्ट यहाँ आ गया, 3 वोल्ट यहाँ होगा बिकॉज टोटल बैटरी से मिल रहा है 5 वोल्ट, सीरीज में है ना दोनों ये वाले, तो सीरीज में वो डिवाइड हो जाता है, 2 इसको मिल गया तो 3 यहाँ मिलेगा। अब यहाँ V भी पता है I भी पता है, तो R निकल गया V अपॉन I, ठीक है, V डैश अपॉन I, फोर्थ ऑप्शन। तो 2 वायर्स ऑफ सेम एरिया सेम है, ठीक है, सेम टेंसाइल फोर्स भी सेम लेना है, गेट्स एलोंगेटेड बाय सेम अमाउंट, एलोंगेशन डेल्टा एल भी सेम लेना है, तो तुम्हें पता है कि बाई होता है FL अपॉन A डेल्टा एल, तो जी यहाँ पे ये एलोंगेशन भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है ना, और क्या है टेंसाइल फोर्स भी सेम है, तो यहाँ से बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ही बचा, तो LA अपॉन LB क्या हो जाएगा बाई A अपॉन बाई B, बाई A अपॉन बाई B क्या दिया हुआ है 20/11, तो वो भी LA अपॉन LB भी वही होगा सेकेंड। तो ये आ गया क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है जी। सो इसमें देख लेते हैं बाई DSC में कि पाथ डिफरेंस फॉर 2 पॉइंट्स P एंड Q इतना है इतना, तो ये पाथ डिफरेंस λ/3 है, तो तुम्हें पता है कि फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले, तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस देख लेते हैं, जब पाथ डिफरेंस λ/3 पुट करिए यहाँ पे 2 पाई बाई λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2 पाई बाई 3 आ गया फेज डिफरेंस 1 वाला। दूसरे के लिए कितना आ जाएगा 5/2, दूसरे के लिए पाई λ/6 भरिए यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा और λ/6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 3 पाई/3, ठीक है। सो अब इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो इंटेंसिटी होती है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक है। तो भाई अब I अपॉन I1 अपॉन I2 निकाल लो,
आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू ये है 5 1, 5 1 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 ये आ गया। सो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाई 3। तो आपके पास कितना होता है कॉस 2 पाई बाई 3, 18 में 36 हो गया, 3 3 120। सो आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर λ/3 था ना, यस λ/3 तो 2 पाई बाई 3 बचा, ठीक। सो ये आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन आएगा इसका कितना, तो स्क्वायर भी करना है उसका, तो कॉस 120। कॉस मतलब 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया आपके पास कॉस 120, बिकॉज 18 में 36, 336/3 120, यस। तो फिर कॉस 120 तुम्हें पता ही होगा, कॉस 120 होता है कॉस 90 + 30, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, है ना, कि इनमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस 90 + 30 हो गया साइन 30, हो गया हाफ, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 1/2 का स्क्वायर बटे पाई/3 कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है ये। तो साइन 30 और कॉस 60 की बात है, तो साइन 30 ऑप्शन देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो वही यहाँ पे आंसर, तो यहाँ गलती तो की गई, लेट अस चेक 5, तो 5/2 ये हमारे पास, तो 5 आया हुआ ना, 5/2 या बटा 2 भी करना है यहाँ, तो यहाँ 2 से गुणा भी होना था नीचे ना। तो आपके पास ये जो है ना, ये कितना आएगा देख लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आगे आपके पास कॉस स्क्वायर 2 से 2 कट गया, पाई/3 आया यहाँ पे, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर पाई/6, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास कॉस 60, उसका स्क्वायर कर दो, तो 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, बटा कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर हो गया। सो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास 1/3 √3 का स्क्वायर आएगा, तो 1/3 ऑप्शन 2। तो ये था, बटा 2 नहीं कर रहे थे हम, ये बटा 2 भी होता है ना फॉर्मूले में, इसलिए आसानी था ये। तो यदि हम आगे बढ़े हैं तो बात करते हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है जी। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो 1 मोल ऑफ सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 3 लीटर से डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो वर्क डन ऑन द गैस, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम ही होगा, इनिशियल प्रेशर इतना था। तो इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है वो रहता है nRT log V2 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम जो था वो कितना था, ठीक है, तो ये V1/V2 ये आ जाएगा 3/1 है ना, तो आ जाएगा 3, तो यहाँ होता है V1/V2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास W = nRT को क्या लिख सकते हो, PV, आगे लिख सकते हो log 3, और P कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना था, 3 × 10⁻⁷, इनिशियल वॉल्यूम 3 लीटर, 3 × लीटर के मीटर क्यूब बना दो -3, और आगे आगे log 3, ठीक है जी। तो अगर 9 × 10 की कितना आ गया, 4 और log 3,
7 में से 3 गए, 4 ही बचेंगे। तो ये आ गया आपके पास 9000 और log 3, ये होना भी इसका फोर्थ। ठीक है, बिकॉज वर्क डन कहाँ लिखा है, ऑन द सिस्टम है ना, तो ऑन द सिस्टम होगा तो यहाँ ये चीज़ हो जाएगी, फिर V2 अपॉन V1 नहीं होगा, V1 अपॉन V2 होगा। ठीक है, तो ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता ना, इसलिए फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका रोटेशनल मोशन से आ रहा है। एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म, ठीक है, रेडियस आर है, एंगुलर स्पीड इतने से रोटेट कर रहा है शुरू में, फाइनली वो रुक गया 10 सेकंड के बाद। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसमें रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन निकाल लो फिर, तो अल्फा होगा, मैग्नीट्यूड में भी निकाल रहा हूँ मैं सिर्फ, ऐसे नेगेटिव होगी इसमें, आपकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। सो वेलोसिटी में चेंज, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज बटे डेल्टा टी, तो 2000 आरपीएम के बना लो आरपीएस, और टी की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास 10 से 10 से ये कट गई ये, तो अल्फ़ा आ गया आपके पास 20/6 का मतलब काटो 10/3, फिर आ गया 10/3 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है जी, सो 2 0 कट गई और उसके बाद 6 बचा और 10/3। ठीक है, उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि कांस्टेंट रिटार्डिंग टॉर्क, तो टॉर्क निकाल लेते हैं। रिटार्डिंग टॉर्क होगा बिकॉज वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई सॉलिड स्फीयर का बॉडीज डायमीटर जो होता है वो आपको पता ही है 2/5 mr², अल्फा की वैल्यू 10/3। ठीक है, और मास स्मॉल m है। ठीक है, और रेडियस आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5 से ये 2 कट गया, 2 दूनी 4/3 mr² ही आ जाएगा ना, 3 mr²। ठीक है जी, टॉ भी आ गया। सो ये पूछ के रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, π/3। अच्छा, ओमेगा होता है ना, 2π न्यू भी होता है, वो 2π न्यू, न्यू की वैल्यू लिखी मैंने, आरपीएम न्यू होता है आरपीएस, तो आरपीएम को आरपीएस में बदला, तो 2π भी रहेगा साथ में। सो पाई भी रहेगा साथ में, तो 20π/3 आ जाएगा ये, 20π/3। अब काटते हैं, 5 चौके 20, 4 दूनी 8। ठीक है जी, 8/3, और ये बचा 1 पाई ये और mr²। तो टॉर्क तो आ चुका है, तो उसका मतलब इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा ना। आगे एक और पूछ रहा है कुछ, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो आपके पास अल्फा तो निकल चुका है ना, अल्फा ये है आपके पास, ये 20π/3। ठीक है, ये जो ओमेगा होता है ना, ये ओमेगा ये होता है 2π न्यू, और न्यू होता है आरपीएस। तो रोटेशन पर सेकंड निकालना है आपने, तो 2000/60 करना है, तो वही लिखा न्यू की जगह मैंने ये। ठीक है जी, तो मतलब ये होगा आपके पास डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो आ जाएगा 2π न्यू अपॉन डेल्टा टी, ये बनेगा फॉर्मूला। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्योंकि आपके पास अल्फा निकल चुका है ना, अल्फा निकल चुका है, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट तो 0 है यहाँ, तो आगे बचेगा हाफ अल्फा t², ये वाली इक्वेशन लगा के, तो बन गया हाफ अल्फा की वैल्यू है 20π/3, और 10 का स्क्वायर हो गया, बिकॉज t 10 सेकेंड, उसका स्क्वायर हो गया 100। तो जी ये आपके पास ये आ गया 1000/3 पाई रेडियन, ये आया एंगल।
ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछ रहा है ना वो, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो आपको पता है जब 2 पाई इतना एंगल जब टर्न हो जाता है फॉर 2 पाई एंगल, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना होता है 1 ना। एक रोटेशन के लिए एंगल 2 पाई रेडियन ही तो मुड़ता है, ठीक है। फॉर 2 पाई रेडियन एंगल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितनी हो गई 1, तो फॉर 1 रेडियन कितना हो जाएगा 1/2 पाई। हमारे पास कितना रेडियन आ चुका है ये वाला थीटा की वैल्यू 1000 पाई अपॉन 3 रेडियन के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा 500/3 रिवोल्यूशंस। तो ये होगा इसका थर्ड। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम आगे। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्वेश्चन है, ठीक है। सो यदि हम इसको ढंग से लिखेंगे तो आएगा 2H2 यहाँ 2He4 ऐसे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें तो सिंपल है, अभी इसमें कैलकुलेशन है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। तो पहले हम रिएक्टेंट्स की निकाल लेंगे बाइंडिंग एनर्जी, फिर प्रोडक्ट्स की निकाल लेंगे, फिर दोनों जो बड़ा होगा उसको छोटे से कम कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो मास डिफेक्ट होगा, उस डिफरेंस को फिर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी एनर्जी बाहर होगी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो यदि हम इसमें देखें तो पहले तो हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं रिएक्टेंट्स की, फिर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की दी हुई है इसमें एटॉमिक मास यूनिट में 1.0080 प्लस लिथियम की भी दी हुई है 7.0173 चलेगा 3015 11208 इतनी एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी, यू बोल देते हैं उसको, ठीक है। प्रोडक्ट्स की निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट्स में आपका सिर्फ हीलियम है, तो हीलियम का 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हीलियम की कितनी दी हुई है ये, तो 4.0201, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 20408 ये आ गया, तो एक 2024 हो गया 2000 जाएगा, ठीक है। 3 और 15 208, तो इसमें ज़्यादा वाली नीचे वाली है ना, यस। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब इसमें इसलिए होगी बिकॉज प्रोडक्ट्स की एनर्जी इसमें ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आ जाएगा 8.0402, ये प्रोडक्ट्स की होगी, माइनस ये ऊपर वाली 8.0253, इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गए 9, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गया 1 0 और ये आ जाएगा इतना, तो इतना यूनिट आ जाएगी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी इतनी होगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 931 से, और वो आ जाएगी फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो आ जाएगा आपका लगभग 14, ठीक है जी। तो इसमें प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम है, इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यही सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था। दूसरी बार आ गया ऐसा ही क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा नॉट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज इज लैम्डा नॉट, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बार्नर सीरीज लैम्डा, यहाँ फुल स्टॉप है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्नर सीरीज लैम्डा, ओके, लैम्डा बना। तो भाई लाइमन सीरीज में तुम्हें फॉर्मूला फिर वही लिखना है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें लाइमन में पहले पे जंप होके आएगा, वो लैम्डा नॉट दी हुई है, ठीक है, पहले पे जंप होके आना है उसने, तो पहले का स्क्वायर 1n1 की जगह 1 पुट करेंगे, और लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट, मतलब इन्फिनिटी से जंप होगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो जी यहाँ से 1 लैम्डा नॉट आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, समथिंग इन्फिनिटी 0, तो यहाँ r ही बचाइए, तो यहाँ से लैम्डा नॉट आ गया 1/r, ठीक है जी।
अब आप निकालो इसकी दूसरी ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज लैम्डा, बाल्मर में दूसरे पे जंप होके आना है तो क्या 1/2 का स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो नियरेस्ट से जंप होगा, मतलब दूसरे के नियरेस्ट कौन होता है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, ये आ गया 1.4, ये आ गया 1.9, तो ये आ गया 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, ये आ गया 36, ये आ गया 5, ठीक है 9 और -4 बिल्कुल ठीक। तो लैम्डा यहाँ से हो जाएगा 36/5 आर। देयरफॉर क्या करना है, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट कर दो, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा ये है 36/5 आर और ये है 1/r, तो r/1 हो जाएगा, तो ये आ गया 36/5 आंसर होगा इसका। पहला आसान ही था ये। और ये बोल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में 16 सेकेंड यदि टाइम पीरियड है तो मिनिमम टाइम टू मूव फ्रॉम एम्पलीट्यूड ए टू a/2, तो तुम्हें पता है इक्वेशन रहती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना। तो x जो है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है a/√2 लिख दो इज इक्वल टू a, और ये साइन और इसकी वैल्यू होती है 2π/t। अब t ये लिख सकते हैं ना, t इज टाइम पीरियड, तो ये से कैंसिल, एंड 1/2 होता है साइन π/4 45 इज इक्वल टू साइन टी की वैल्यू यहाँ 16 भरो तो बन गया साइन 2π/16 इंटू टी, तो ये बन गया 8, 1/8 π/8 हो गया आगे, तो बन गया साइन π/4 इज इक्वल टू साइन π/8 टी, है ना। तो इसके बाद इसको हम कैसे करेंगे, इसके बाद इसको हम पर ले सकते हैं, तो ये बन गए π/4 इज इक्वल टू π/8 टी लिख सकते हैं ना, π/4 आ गया, इधर आ गया π/8 और π/8 को इधर लिख दो, और इधर टी भी था ना इक्वल टू ये, तो टी क्या होगा यहाँ से 4 से 8 कट गया, तो π/2 टी बचा यहाँ से इज इक्वल टू पाई, तो पाई से पाई कट गया, 1 बचा, तो टी इज इक्वल टू 2 इधर चला गया, 2 सेकंड के बाद होना है काम ये। मिनिमम टाइम टू मूव फ्रॉम, तो मिनिमम टाइम तो लगेगा ए से एम्पलीट्यूड ए से a/√2 तक जाने में 2 सेकंड लगेगा। ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज एरर पे ना, तो इसमें है ही कुछ नहीं। इसमें बोला मास एंड रेडियस सॉलिड स्फीयर इज मेजर्ड विद अनसर्टेनिटी ऑफ 1% एंड 2%। तो डेंसिटी होती है मास और रेडियस, तो मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। सो डेल्टा रो अपॉन रो पूछ रहा है, ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस, ये तो कांस्टेंट है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो पावर 3 है यहाँ ना, तो जो स्मॉल चेंजेज हों तो फिर ये माइनस नहीं लगेगा, प्लस ही लगेगा, नीचे तो भी प्लस ही होगा ही। सो डेल्टा m अपॉन m 1% दिया हुआ है, तो हो गया 1, ये 3 इंटू डेल्टा अपॉन 2 दिया हुआ है, तो आ जाएगा 1 + 6, तो आ जाएगा 7%, ठीक है जी। इंटू 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इधर भी कर देंगे, तो भी 7% आंसर आ जाएगा इसका। डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर होगा, अनसर्टेनिटी मतलब परसेंटेज एरर 7% होगा। डेंसिटी होती है मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन खतरनाक, इसको देखते हैं अब। हीट डिसिपेशन इन 6 ओम रेजिस्टेंस पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें तो पहले तुम ऐसा करो कि करंट इससे चलेगा, मान लो I1 पॉजिटिव से अभी, तो I1 चल रहा है, I1 चल रहा है, और यहाँ से चलेगा सपोज I2 पॉजिटिव से अभी I2, और जैसे ही I1 ऊपर से उतरा, I2 नीचे से गया, तो इस तरफ कितना चला गया I1 + I2 इस रेजिस्टेंस 4 ओम में। अब इसमें ना लूप रूल लगा दो आप किरचॉफ्स का, ठीक है। तो मैं एक लूप सेलेक्ट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने लूप L सेलेक्ट कर लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नीचे वाले में भी मैं लूप L सेलेक्ट कर लूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लगा दीजिए इसमें इक्वेशन, तो वो क्या बोलती है इक्वेशन, तो ऊपर वाले लूप का नाम रख दो कुछ भी, A B, इसको मान बोलो C D E
एफ। तो इन क्लोज पार्ट जो ऊपर वाला है ए बी सी डी ए, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कहीं से भी चल पड़ो तो ये आ जाएगा। देखो तुम ऐसे चलोगे, यहाँ से चलोगे पॉजिटिव पोल से, तो ऐसे आओगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो तुम करंट की डायरेक्शन में पाए जाओगे इन दोनों रेजिस्टेंस में। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आपने पॉजिटिव ले लेना है। तो यहाँ से हो गया 6i1 प्लस i1 प्लस i2 इंटू 4 इंटू i1 प्लस i2 इज इक्वल टू, हाँ जब तुम यहाँ से चलोगे तो पहले कौन सा टर्मिनल फेस होगा, देखो ना यहाँ से चलना है, ये चले ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेगेटिव पोल आया सामने, पहले क्रॉस नहीं करना है सेल को, है ना। चलते चलते कौन सा आया पहले सामने, नेगेटिव, तो उसका ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया 3 प्लस 3। तो ये आ गई की इक्वेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6i1 प्लस 4i1, मतलब 6i1 पूरा में 10i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसकी बात। उसके बाद हम बात करते हैं इनक्लोज्ड पार्ट, इसका नाम चलते हैं डी, इसमें चल पड़ते हैं। अब ए बी सी डी ए में चल पड़े हम, ए बी सी डी ए। क्लोज पार्ट में हम कैसे चले, ए डी, नाम भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, ए डी सी बी ए ऐसे। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलिए, कैसे भी चल पड़ो, हाँ जी यहाँ चल पड़ते हैं एफ सी डी ई एफ पे वापसी, ठीक है। अब यदि हम इसमें चलते हैं तो बड़े ध्यान से देखेंगे आप कि जब हम इसमें चलेंगे तो ऐसे चल रहे हैं ना, देखो ऐसे। तो पहले सेल का पॉजिटिव आएगा सामने, पॉजिटिव आएगा तो उसको जो ईएमएफ होगा राइट हैंड साइड में वो लेना है -2, ठीक है। बिकॉज ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई, ये होता है ना लूप रूल, वही लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते चलते यदि सेल एरो के सामने सेल का नेगेटिव पोल आ जाए तो उसका ईएमएफ हम पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। तो इसमें चलते चलते पहले पॉजिटिव आएगा तो इसका ईएमएफ नेगेटिव लेंगे। तो भी अब चलो यहाँ से, तो इसमें चलेंगे तो देखो ऐसे चलोगे लूप में तो अपोजिट होंगे आप करंट के, तो माइनस ही आएगा सबके सामने। तो ये आ गया 3 -3i2 -4i1 प्लस i2, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आ जाएगा -3 -4i1 और ये हो जाएगा -4 -7i2 इज इक्वल टू -2। तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4i1 -7i2 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब यहाँ से i1 निकाल लो आप, अगर i1 करंट फ्लो कर रहा है इसमें हीट डिसिपेशन निकालना है 54 सेकंड में, तो i2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो i2 को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, i2 यहाँ 7 माइनस है, यहाँ 4 है, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ही होगा। तो आप ऐसा करिए कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से कर दो, 2.5 बन जाएगा ना फिर। तो क्या बन गया 16i1 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 8, ये बन गया। और इसका क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये बन गया 70i1 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 7 21, ठीक है। 7 से किया ना इसको, 70 बन गया, यस। तो जी इसको नंबर लगा दो आप 1, इस इक्वेशन को बोल दो 1 और इसको बोल दो 2, ठीक है। 16 है और वहाँ 70 है, 1 - 2 कर दो आप, तो 1 ये है आपकी। तो बन गया 70i1 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 21, नीचे वाला बन गया 16i1 प्लस 28i2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 16 है, ये तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। तो 70 में से 16 गए, बन गया 54i1, 54i1 इज इक्वल टू 21 में से 8 गए 13, तो i1 आ गया यहाँ से 13/54।
तो आप क्वेश्चन है I1 आपको पता लग गया, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस में हीट डिसिपेशन कितना होगा 54 सेकेंड्स में, I² RT। तो हीट डिसिपेशन होगा I1² RT, मतलब 13/54 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस 6 है और 54 सेकेंड्स T है। तो ये बन गया 21 में से 8 गए, हाँ 13, ये बन गया ये 169, ठीक है, बटे 54 बचा इंटू 6, 1 कट गया, ठीक है। सो हीट डिसिपेशन इसने दी होगी ऊपर, कितनी दी हुई है, बटा 9, 6 का बराबर 2, 6 कम 6, 9 6 54, 169 बटा 9 आ गया ये। इसकी जगह इसने अल्फ़ा बोलना है, तो अल्फ़ा पूछ रहा है कितना है, तो अल्फ़ा आपका हो गया 169, इसको अल्फ़ा बोल रहा है ना, ये देखो ऊपर ये अल्फ़ा बोल रहा है इसको। तो ये था भी क्वेश्चन, ये किरचॉफ्स लूप रूल से होना था ये, ठीक है जी। तो ये था, आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मास ऑफ 1 kg स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम 0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। द टाइम इट फॉल्स, जब ये हाइट 10 मीटर तक गिर गया तो स्पीड इसकी 10 होगी 10 मीटर पर सेकंड, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो उसमें ये रेजिस्टेंस होगा शायद, या कोई और फोर्स हो सकता है। जब ये गिर रहा है तो वर्क डन जो होगा ना, वर्क एनर्जी थ्रू लगा दो, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, on freely falling mass is equal to change in kinetic energy। तो वर्क डन हो जाएगा आपके पास, एक ग्रेविटेशनल वर्क डन हो जाएगा और एक रेजिस्टिव फोर्स वाला वर्क डन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, जब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी v थी 10 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, बिकॉज शुरू में ये फॉल कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो यहाँ से ये तो हो गया mgh ग्रेविटेशनल वर्क डन जो होगा, ये आ गया रेजिस्टिव वर्क डन जो है, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू हाफ, m इसका 1 है और v इसका फाइनल 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये हो गया 50, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू 10 इंटू हाइट भी 10 नहीं गिरा, प्लस WR इज इक्वल टू 50। सो WR इज इक्वल टू 50, 100 है, परे जाके हो जाएगा 50 माइनस 100, ये हो गया WR इज इक्वल टू -50। तो नेगेटिव का मतलब यही है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है नीचे की तरफ, उसके रेजिस्टिव फोर्स उसके अगेंस्ट है, ठीक है। मोशन तो नीचे को है, बॉडी तो नीचे को आ रही है ऐसे, तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर को। नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखाता है, और मैग्नीट्यूड में लेना वर्क डन, तो कितना आ जाएगा 50 जूल, तो आ जाएगा 50, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क 50 जूल मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव साइन दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे को है और रेजिस्टिव फोर्स उसके अपोजिट होगा, जो उसकी मोशन का विरोध करेगा। तो यही थे इसके क्वेश्चन। ओके देन।